कल आप लोगों को मंत्री परिषद के बारे में बता रहे थे ना, आर्टिकल नंबर 74-75 थोड़ा पूछ लेते हैं आप लोगों से। आर्टिकल नंबर 70 इसमें कहा गया है अन्य स्थितियाँ। अन्य स्थितियाँ का मतलब जिनका उल्लेख आर्टिकल नंबर 62 में नहीं किया गया है, उन स्थितियों के अलग भी अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। 71 इसको ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित विवाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनका विवाद कहाँ जाएगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसके बाद आर्टिकल नंबर 72 इसको एकदम याद किए रहना है। आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। कल एक बच्चा पेपर देकर आया था, मतलब प्रिपरेशन कर रहा था, कोई प्रतियोगिता वाली थी, तो उसके में भी पॉलिटी का हाँ स्कॉलरशिप वाला, उसमें पॉलिटी का ये क्वेश्चन पूछा गया था और आर्टिकल नंबर 14 पूछा गया था, आर्टिकल नंबर 17 पूछा गया था। अरे सर हम लोग के लेवल का एकदम क्वेश्चन उसमें आता है। हाँ आता तो है, और 7-8 बच्चों के हाँ स्कॉलरशिप वाला था। आर्टिकल नंबर 72 में है क्षमादान, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आर्टिकल कक्षा 6 और 7 में ये सब भरा पड़ा है। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अगर आप सरकारी किताब उठाएंगे ना, क्या नाम है, नैतिक शिक्षा कर रहे हैं, सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र की, उसमें ये सब भरा हुआ है। मूल अधिकार जितना भी सिलेबस है वो 6 से लेकर 12 तक है ही है। हाँ वही बता रहे हैं ना, वहीं से है। 72 में क्या है? क्षमादान। अच्छा इसी के साथ आप बताइए राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किसमें है? 161 में है। 161 में है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। इसके बाद 73 कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, शक्ति विस्तार। इसके बाद 74 में है मंत्री परिषद और 75 में है नियुक्ति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, तो 74 में कुछ चीजें बकाया हो गई हैं, इसको बता देते हैं आपको। देखो इसको तो आप जान रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। देखिए 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने एक विभाग बनाया था जिसका नाम था फोर्ट पोलियो विभाग। और फोर्ट पोलियो विभाग बिल्कुल वही व्यवस्था थी जो आज के समय में मंत्रियों को बांटने की व्यवस्था है। तो ये बहुत पुराने समय से ही प्रेरित है। फोर्ट पोलियो विभाग 1861 की फोर्ट पोलियो विभाग से ये प्रेरित है। फोर्ट पोलियो विभाग, और इसका बंटवारा किसने किया था? 1861 फोर्ट पोलियो विभाग। और यही चीज आज हमारे संविधान में बनी हुई है। आर्टिकल नंबर 74 में बताया गया है कि मंत्री कई तरीके के हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए भाई, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और अगर कैबिनेट मंत्री अपने पद पर आसीन नहीं होता है तो उस समय राज्य मंत्री जो होता है वो स्वतंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वतंत्र। और इसे कहा जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये वाला बात मत करो, वही इधर देखो पहले। कहाँ बतिया ज्यादा नहीं लगा है? ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर चाहते हो कि हम पढ़ा के जल्दी जल्दी खत्म कर दें तो बताओ, उसका भी तरीका हमें पता है। देखो इधर आर्टिकल नंबर 74 में कहा गया है मंत्री परिषद के बारे में। तो जितने भी मंत्री होते हैं सबके सब मंत्री परिषद में आते हैं। और इस मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो होता है पीएम। कौन होता है? पीएम इसका हेड होता है।
लेकिन इसमें से अगर कैबिनेट मंत्री को ले लिया जाए, कैबिनेट मंत्री किसको ले लिया जाए, कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार को, कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार को, ये कहलाता है मंत्रिमंडल। क्या कहलाता है? और इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 352 में पहली बार। सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस आर्टिकल में किया गया है? 352 में मंत्रिमंडल। और मंत्रिपरिषद का उल्लेख 74 में मंत्रिपरिषद। मैंने कल आपको बताया था कि मंत्रिमंडल का आकार जो है ये छोटा होता है, अधिक पावरफुल होता है, लेकिन पावरफुल अधिक होता है। और इसका आकार कैसा होता बड़ा है? होता है। आकार बड़ा होता है। यहाँ पर हेड पीएम और यहाँ पर हेड पीएम, दोनों जगह। समझ गए कि नहीं? मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में यही अंतर होता है कि पावरफुल मंत्री जब एक जगह इकट्ठा होते हैं ये मंत्रिमंडल कहलाता है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार आ सकते हैं। इसका भी हेड पीएम होता है और इसका भी हेड पीएम होता है। इन सबका काम क्या होता है बताइए? सर क्या मंत्रिपरिषद का काम क्या होता है? कानून राष्ट्रपति की सहायता करना। और क्या? आर्टिकल 74 में यही तो लिखा गया है ना, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका हेड, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद आप जानेंगे। एक देखो और भी होता है, सुपर कैबिनेट। नीति आयोग, नीति आयोग इसको बनाया गया था 1950 में और वर्तमान समय में इसका नाम बदल गया है। नीति आयोग कहते हैं। योजना आयोग पहले योजना आयोग था, यस सर। पहले इसका नाम था योजना आयोग। और 1 जनवरी 2015 को बदल कर नीति आयोग रख दिया। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के रख दिया गया है नीति आयोग। और इसका जो हेड होता है वो पीएम होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं पीएम। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम। एक्चुअली में सुपर कैबिनेट जो होता है ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है, मतलब इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ये पारंपरिक रूप से बनाया गया है। समझे कि नहीं? और कौन से? किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या होता है? किचन कैबिनेट का मतलब है कि घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब भी जब मंत्रिमंडल या किसी चीज़ में शामिल हो जाएं तो वो किचन कैबिनेट, मतलब घरेलू मामला। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का कोई रिलेशन वाला है तो प्रधानमंत्री उसे कोई मंत्री बना सकते हैं अगर चाहते हैं तो। कहीं किसी चीज़ का अध्यक्ष बना सकते हैं। तो जो उनका फैमिली, पूरा फैमिली बैकग्राउंड और रिलेशंस वाले होंगे, जितने लोग इन सब चीज़ों में इंक्लूड रहेंगे उन्हें कहा जाएगा किचन कैबिनेट। और इसका बड़ा दुरुपयोग किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि मैं बन जाता हूँ प्रधानमंत्री, ठीक है, और मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद सब रिश्तेदार मेरे आएंगे, अरे मुझको ये बना दीजिए, मेरे सिफारिश लेकर पहुँच जाएंगे कि नहीं, तो कुछ ना कुछ किसी न किसी को बनवा देंगे। तो जितने लोगों को हम नियुक्त करेंगे अपने रिलेशन के माध्यम से या अपने फैमिली मेंबर को मान करके, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? किचन कैबिनेट कहलाते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया गया था। इसी को कहा जाता है संविधान का धब्बा। क्या कहा जाता है? संविधान का धब्बा। अब धब्बा ही है क्योंकि एक आदमी जीत गया, वो किसी को भी मंत्री कोई बना सकता है, किसी का अध्यक्ष बना सकता है, कहीं पर भी। कुछ ना आता हो उसको बना दिया जाए क्रिकेट का अध्यक्ष, कुछ ना आता पढ़ना लिखना पैसा का ना आता हो उसको बना दिया जाए मतलब शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। तो ऐसे किचन कैबिनेट हमारे संविधान में क्या है? धब्बा है। लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया था। ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। समझ गए कि नहीं? तो किचन कैबिनेट में कौन कौन शामिल होता है? पीएम के रिलेशंस, मतलब पीएम या जो भी मंत्री होते हैं, सीधा लिख देते हैं, हाँ, मंत्रियों के सगे संबंधी,
या परिवारजन। ठीक है, तो किचन कैबिनेट उसे कहते हैं जिसमें मंत्रियों के सगे संबंधी या परिवारजन वाले इकट्ठा होते हैं, और ये दोनों का दोनों कैसा है, ये गैर संवैधानिक निकाय है। लिख लेना इसको कहीं पर, गैर संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय मतलब इसका कहीं पर आर्टिकल में उल्लेख नहीं किया गया है, सब परंपरा के हिसाब से बना लिए हैं। ठीक है, ये कैसा है, गैर संवैधानिक निकाय है। और किचन कैबिनेट को क्या कहा जाता है, संविधान का धब्बा कहा जाता है, स्पॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का धब्बा है किचन कैबिनेट। कुछ नहीं आता जाता रहेगा, बना देंगे किसी चीज का अध्यक्ष। तो सुपर कैबिनेट आप समझ गए, किचन कैबिनेट समझ गए। सुपर कैबिनेट मतलब यही नीति आयोग। नीति आयोग हर प्रकार का काम कर सकता है भाई, अध्यक्ष पीएम होते हैं, तो पीएम तो कोई भी काम करा सकते हैं ना। और किचन कैबिनेट आप समझ रहे हैं, मंत्रियों के सगे संबंधी या उनके परिवारजन शामिल होते हैं तो उन्हें कहा जाता है किचन कैबिनेट। और ये दोनों का दोनों कैसा है, गैर संवैधानिक निकाय, मतलब संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, ये पारंपरिक रूप से चल रहा है। एक आप जानते होंगे पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ। एक होता है अतिरिक्त प्रभार, पीएमओ क्या होता है, पीएमओ का मतलब कोई महत्वपूर्ण चीज जिस पर केवल प्रधान कहाँ से कुछ गिर गया, चलो कोई बात नहीं। देखो पहले अतिरिक्त प्रभार बताते हैं। अतिरिक्त प्रभार क्या होता है, नाम से ही ये पता चल रहा है कि अगर किसी मंत्री को एक से ज़्यादा 2 मंत्रालय, 3 मंत्रालय, 4 मंत्रालय दे दिए जाएं तो उस स्थिति को कहा जाता है अतिरिक्त प्रभार। क्या कहा जाता है, अतिरिक्त प्रभार। जब एक मंत्री को 1 से ज़्यादा मंत्रालय दे दिया जाता है उस स्थिति को कहा जाता है अतिरिक्त प्रभार। क्या कहा जाता है, अतिरिक्त प्रभार। एक मंत्री को 1 से ज़्यादा मंत्रालय, एक मंत्री को 1 से ज़्यादा मंत्रालय, भाई कई प्रकार के मंत्रालय होते हैं, जितना मंत्रालय होगा उतने कैबिनेट मंत्री होंगे। अगर इस हिसाब से अगर 40-50 मंत्रालय बना दो तो 40-50 कैबिनेट मंत्री होंगे। उनको सहायता देने के लिए एक उप मंत्री होंगे, उनकी सहायता के लिए मतलब राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होंगे, ऐसे तो बहुत सारे मंत्री हो जाएंगे। तो इसीलिए जब अगर कहीं पर मंत्रालय ज़्यादा हो जाता है तो एक ही मंत्री को 2-2, 3-3 मंत्रालय दे दिया जाता है और इस स्थिति को कहते हैं अतिरिक्त प्रभार। अब पीएमओ क्या होता है, ये सबसे बढ़िया वाला चीज़ है। अगर कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा है तो वो सब पीएमओ के अंदर रहता है। जैसे मान लीजिए कहीं युद्ध होना है तो युद्ध के लिए ये सारा का सारा मामला पीएमओ के पास रहेगा। कोई देश में कोई आंतरिक काम करना है वो भी पीएमओ के अंतर्गत रहेगा। अब प्रधानमंत्री इसको खुद नहीं करते हैं, इसको करने के लिए उनके पास सेक्रेटरी होते हैं। सेक्रेटरी का मतलब वही आईएएस अधिकारी, और ऐसे आईएएस अधिकारी जिनके पास कम से कम 20-25 साल का तजुर्बा हो। तो कम से कम 200 आईएएस अधिकारी पीएमओ में उपस्थित रहते हैं और प्रधानमंत्री का सारा काम करते हैं। अब सोचो क्या प्रधानमंत्री इतनी बुद्धिमान थोड़ी ना होते, इतने आईएएस अधिकारियों का दिमाग उनको दिया जाता है कि इतनी प्रिपरेशन किए रहते हैं। सोचो आप एक आदमी के पीछे बहुत से बुद्धिमान लोगों का दिमाग हो तो कितना शार्प होगा, बहुत शार्प हो जाएगा कि नहीं। तो पीएमओ में कम से कम 200 आईएएस अधिकारी होते हैं जो प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं किसी भी विशेष काम को करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई चंद्रयान 4 लॉन्च करवाना है, अब ये किसी मंत्रालय को नहीं दिया गया है, ये पीएमओ में ही रहेगा। प्रधानमंत्री खुद जाते हैं, देखे होंगे जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ होगा, 2 लॉन्च हुआ होगा, जब भी लॉन्च होता है तो खुद जाते हैं खुद वहाँ पर, तो ये पीएमओ के अंतर्गत आएगा। और मान लीजिए और कोई डिफेंस से संबंधित और कोई कानून बनाना है तो पीएमओ के अंतर्गत, मतलब जितना भी महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, बस इतना समझो, महत्वपूर्ण मुद्दा ये सब कहाँ पर जाएगा, पीएमओ में जाएगा। और इसके लिए तो ट्विटर हैंडल बना होता है, उसका नाम फिलहाल अभी एक्स कर दिया गया है। तो आप देखेंगे चाहे ट्विटर पर देखें चाहे जहाँ पर देखें,
पीएमओ ही लिखा रहता है। ट्विटर पर देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए, पीएमओ का मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और इसमें क्या होते हैं, कई आईएएस अधिकारी होते हैं, टॉप रैंक के 200 प्लस अधिकारी, और जितना भी महत्वपूर्ण काम होता है सब पीएमओ के अंतर्गत किया जाता है। बाकी तो मंत्रालय बटा ही होता है ना। अब सड़क से संबंधित काम करना होगा तो नितिन गडकरी करेंगे ना, रेलवे से संबंधित काम करना होगा तो रेलवे मंत्री कौन है समय, अश्विनी वैष्णव करेंगे। तो जितना भी संबंधित काम होगा उनके मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। लेकिन इन मंत्रालयों से जो बच गया वो सब किसका है, सब पीएमओ का है। समझ गए कि नहीं, जितना बच गया सब किसका है, पीएमओ का है। तो आप समझ गए होंगे कई प्रकार के मंत्रालय बनाए गए, जैसे सुपर कैबिनेट, किचन कैबिनेट, अतिरिक्त प्रभार और पीएमओ। अब मंत्रियों के बारे में एक बात होती है, देखो पहले समय में क्या होता था, जैसे कोई चुनाव जीतता था तो दल बदल कानून तो बना नहीं था उस समय, तो जीतते थे किसी और का नाम लेकर के, जैसे जिसकी आंधी हो उसी की तरफ बह जाते थे, और जीतने के बाद जाके वहाँ पर दल बदल कर लेते थे और कहते थे कि अगर हमको मंत्री नहीं बनाओगे तो हम तुम्हारी पार्टी से निकल जाएंगे, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, एकदम धमकियाँ देते थे। तो जितने सांसद होते थे उसमें कम से कम 50% को तो मंत्री बना दिया जाता था। अब इतने ज़्यादा मंत्री, जितने ज़्यादा मंत्री होंगे उतना ज़्यादा घोटाला होगा कि नहीं। तो इसके लिए व्यवस्था बनाई गई राजीव गांधी के समय में। 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और इसमें कहा गया कि मंत्रियों की संख्या लोकसभा का कुल 15% से अधिक नहीं हो सकता है। अब 15% से अधिक नहीं हो सकता, तो जितने मंत्री परिषद होते हैं कुल मिला के शायद 80-82 होगा, तो 80-82 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। और टोटल को क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद। और उसमें से जो निकल के आएगा एकदम बढ़िया वाले जो मलाई काट रहा होगा, मतलब कैबिनेट मंत्री जो होता है, कैबिनेट मंत्री कितने होते हैं, 10, 12, 15, इससे ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा ही मंत्रालय होता है। तो अगर जितने ज़्यादा मंत्री रहेंगे उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा, उतना ज़्यादा लूटपाट होगी। इसीलिए इसमें संविधान में संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि मंत्रियों की संख्या ज़्यादा नहीं हो सकती। कितना नहीं हो सकती है, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। हेडिंग डाल लीजिए 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003। और इसमें क्या किया गया है, इसमें व्यवस्था ये की गई है कि मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यह संविधान संशोधन आपको याद रखना है, अधिक नहीं हो सकती है। मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल 15% से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब जितनी लोकसभा की संख्या होती है उसका 15% निकालिए, जितनी संख्या आएगी उससे ज़्यादा मंत्री बन ही नहीं सकते, और उन्हीं को कहा जाता है मंत्री परिषद। समझ गए कि नहीं। तो ये 91वां संविधान संशोधन याद रखना है। अच्छा बताइए आप लोग कि कोई व्यक्ति मंत्री कहाँ से बन सकता है, लोकसभा से बन सकता है कि राज्यसभा से, कहीं से भी बन सकता है, चाहे लोकसभा से बने चाहे राज्यसभा से बने। ठीक है, मंत्री कोई कहीं से भी बन सकता है, लोकसभा से बने चाहे राज्यसभा से। प्रधानमंत्री कोई कहाँ से बन सकता है, पक्का ना, लोकसभा से भी बन सकता है, राज्यसभा से भी। जब मंत्री कहीं से, प्रधानमंत्री भी तो मंत्री ही है ना। तो प्रधानमंत्री भी कोई कहीं से बन सकता है। जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे राज्यसभा से 10 साल तक, इंदिरा गांधी राज्यसभा से प्रधानमंत्री थी, खुद चुनाव लड़ी खुद ही हार गई, तो राज्यसभा से ले जाना पड़ा। समझ गए कि नहीं। तो कोई भी मंत्री कहीं से बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री कहीं से भी बन सकता है। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री राज्यसभा से है तो वो राज्यसभा में ही वोटिंग करेगा, लेकिन बैठेगा कहाँ पर, लोकसभा में। ठीक है, इस बात को याद रखे रहना कि अगर कोई मंत्री राज्यसभा से बना है, मतलब प्रधानमंत्री कोई राज्यसभा से बन जाता है, या मंत्री लोग भी लोकसभा में ही बैठते हैं, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों। जितने मंत्री होते हैं सब कहाँ बैठते हैं, सबके सब लोकसभा में बैठते हैं। लेकिन जब वोटिंग करने की बारी आती है तो कहते हैं चलो चलो अपने अपने घर चलते हैं, तो जो जहाँ का रहता है वहीं पर चला जाता है। अच्छा बताइए, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, अगर वो सांसद नहीं है तो क्या बन सकता है,
कोई भी मंत्री बन सकता है, कोई भी मंत्री बन सकता है अगर वो 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदन की सदस्यता को ग्रहण कर लेता है तो। ठीक है, अच्छा बताइए, मंत्री कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं कि राष्ट्रपति? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जितनी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, देखो केंद्र सरकार में जितना काम किया जाएगा सारा का सारा काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन नाम मात्र का होता है, आप जानते हैं। और सलाह किसकी लेंगे? प्रधानमंत्री की। तो जो आर्टिकल 75 के तहत मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, 75 के तहत किसकी नियुक्ति की जाती है? मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो इस मंत्रियों की नियुक्ति को कौन करता है? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। नियुक्ति करना राष्ट्रपति का काम है, लेकिन इसमें किसी की सलाह ली जाती है। सलाह किसकी ली जाती है? पीएम की सलाह ली जाती है। अच्छा बताइए, किसी मंत्री को उसके पद से हटाना है तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति ही तो हटाएंगे, और कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटाएंगे ना। चलिए, इसी के साथ साथ एक बात और भी बता दीजिए। अगर लोकसभा में, लोकसभा कह रहे हैं, अगर राज्यसभा में किसी पार्टी का बहुमत ना रह जाए तो क्या होगा? सरकार नहीं बनेगी। लोकसभा में रहे बस। देखो, अगर राज्यसभा में किसी पार्टी का बहुमत नहीं रहता है तो इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। सरकार ज्यों का त्यों रहेगी, मतलब बनी रहेगी। सरकार में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर राज्यसभा में किसी पार्टी का बहुमत नहीं होता तो इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो सरकार बनती है वो लोकसभा से बनती है। अभी 2024 का चुनाव होगा तो सरकार का डिसाइड लोकसभा से होगा कि राज्यसभा से होगा? जब लोकसभा से डिसाइड हो रहा है तो राज्यसभा से क्यों इसको, मतलब अंत इसका कहाँ से किया जाएगा? भाई, राज्यसभा से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना चाहिए। प्रभाव सिर्फ इतना पड़ता है कि कोई आप विधेयक पारित करेंगे तो हो सकता है राज्यसभा वाले आपका विधेयक पारित ना करें, बस इतना हो सकता है, लेकिन सरकार नहीं गिरेगी। तो इस बात को भी आपको पॉइंट करके लिख लेना है कहीं पर कि अगर राज्यसभा में किसी पार्टी का बहुमत नहीं होता है तो सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? राज्यसभा में अगर किसी पार्टी का बहुमत नहीं होता है, लिख लो, ये क्वेश्चन पूछने वाला है। राज्यसभा में किसी पार्टी का बहुमत नहीं रहता है तो सरकार नहीं गिरती है, बस इतना लिखो। राज्यसभा में किसी पार्टी का बहुमत ना होने पर, राज्यसभा में किसी पार्टी का बहुमत ना होने पर सरकार नहीं गिरती है, क्योंकि सरकार लोकसभा से बनती है। इतना लिख लेना। राज्यसभा में किसी पार्टी का बहुमत ना होने पर सरकार नहीं गिरती है, राज्यसभा में किसी पार्टी का बहुमत न होने पर सरकार नहीं गिरती है, क्योंकि सरकार लोकसभा से बनती है, ना कि राज्यसभा से। अब आप लोग और बताइए कुछ। प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है? बताइए, प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है? मेरा कुछ नहीं है। हाँ बताओ, कोई बता रहा है, सही बता रहा है। अंजलि बताओ। लोकसभा कोई कह रहा मोदी को। मतलब प्रक्रिया क्या होगी? जिस पार्टी को बहुमत मिला होता है उसी में से एक को चुना जाता है। ठीक है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, देखो इस बात को याद रखना कि प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। ये मत कहना कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री भी एक सामान्य सांसद की तरह उसे चुना जाता है। जैसे अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो जैसे सब चुनाव लड़ेंगे ना, वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी भी चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, और वो भी एक नॉर्मल सांसद के रूप में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के बाद में राष्ट्रपति के द्वारा जो भी, मतलब मान लो कोई भी पार्टी जीतती है, जो भी पार्टी जीतती है उसी पार्टी के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। नहीं, लोकसभा अध्यक्ष क्यों करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सर, लोकसभा अध्यक्ष में एक सामान्य सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष की बात कहाँ से यहाँ पर आ गई? अच्छा, कंफ्यूज हो? ओके, बता दे रहे हैं। देखिए, जब नई लोकसभा चुन के आती है
तो जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला देते हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर जो है, प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिला देता है। और सबको शपथ दिला देने के बाद जैसे ही सबको शपथ दिलाएगा, प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाएगा और उसी के बीच में से, मतलब लोकसभा के बीच में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति उन्हें अलग से शपथ नहीं दिलाता है। प्रधानमंत्री के लिए अलग से शपथ होती है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए अलग से शपथ नहीं होती है। प्रोटेम स्पीकर जब सभी सदस्यों को शपथ दिलाता रहता है, साथ साथ में वो वही उसी में चुन लिया जाता है। समझ गए कि नहीं? तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। देखिए भाई, पीएम के बारे में, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को पीएम नियुक्त किया जाता है। पीएम नियुक्त किया जाता है। समझ गए ना? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, इस बात को आपको अपने जहन में बैठा लेना है। और जब ये चुनाव लड़ते हैं तो एक सामान्य सांसद के रूप में चुनाव लड़ते हैं। जैसे जब प्रधानमंत्री भी चुनाव लड़े थे तो एक सामान्य सांसद के रूप में चुनाव लड़े थे, और एक सांसद दो जगह से चुनाव लड़ सकता है। जैसे प्रधानमंत्री लड़े थे, जैसे वाराणसी से भी लड़े और बड़ोदरा से भी लड़े, दोनों जगह से जीत गए। तो जैसे मान लीजिए आप 2 नौकरी का फॉर्म भरते हैं, ठीक, फिलहाल व्यवस्था ये है कि आप एक टाइम में 1 बार भर सकते हैं, लेकिन वो लोग एक टाइम में 2 बार भर सकते हैं, मतलब 2 जगह भर सकते हैं। आप अलग अलग समय पर भरेंगे। मान लीजिए आप कोई नौकरी कर रहे हैं और फिर दूसरा फॉर्म भर दिए हैं और उसको भी क्वालिफाइड कर लिए, तो आपको जो क्षेत्र अच्छा लगेगा वहीं पर जाएंगे। हाँ, सांसद तो एक ही जगह पर रहेंगे। तो सांसद हो गए यहाँ से वाराणसी से, और सांसद हैं, सांसद के साथ साथ इन्हें नियुक्त किया गया क्या? प्रधानमंत्री। समझ गए ना? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। राज्यसभा में अगर किसी पार्टी का बहुमत नहीं रहता है तो इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कोई भी व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा से मंत्री बन सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति कहीं से मंत्री बन सकता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, लेकिन मंत्री लोग कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। और वोटिंग कहाँ पर करते हैं? अपने अपने सदन में। राज्यसभा में बोलोगे तो सब मंत्री राज्यसभा में ना पहुंच जाएंगे, कहेंगे हम यहाँ पर वोटिंग करना चाहते हैं। समझ गए ना? तो आर्टिकल संविधान संशोधन 91 वाला 91 वाला संविधान संशोधन याद करके रखना कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा राजनीति में थोड़ा जो भूचाल बना हुआ था उसको समाप्त करने के लिए संशोधन किया गया और कहा गया कि मंत्रियों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और भी किसका 15%? लोकसभा की कुल संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो कल आपको 74 और 75 बता दिए थे। 75 में नियुक्ति है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की सहायता पर या सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कर सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल चलते हैं। आर्टिकल नंबर 76। तो मैंने कल आपको बताया था ना, इसको याद कैसे करना है। देखो 76 लिखा है तो इसको आप ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो। एजी का मतलब होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल हिंदी में कहते हैं भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी नाम से लग रहा है कि न्याय करने वाला ही होगा। तो आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी, ये कौन होता है? देखिए, केंद्र सरकार में बहुत से मंत्रियों की नियुक्ति कर दी गई है। अब ये मंत्री घोटाला करेंगे तो फंसेंगे भी ना, कोई ना कोई इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा तो पता चलेगा इन मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, इनको कोर्ट में पेशी किया गया है। अब भाई उतना तो जानते नहीं है, तो उनको बचाने के लिए एक व्यक्ति होता है, उसी को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल कोई और नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा वकील होता है। क्या होता है? वकील होता है। अटॉर्नी जनरल का मतलब वकील है। और ये वकील किसका होता है? केंद्र सरकार का। तो हम कह सकते हैं कि ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। क्या होता है?
सबसे बड़ा वकील होता है। महाधिवक्ता कहाँ, ये महाधिवक्ता थोड़ी होगा, महान्यायवादी है। महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में है। आगे देखो, ये क्या है, केंद्र सरकार का वकील है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है, केंद्र सरकार का वकील होता है, और ये सलाह देता है। क्या करता है, सलाह देता है। इसका कार्य होता है सलाह देना। अगर सोचो कोई व्यक्ति वकील है तो दिमागदार तो होगा ही, पक्का है, बहुत ज्यादा ही दिमागदार होगा, बात बात पे दिमाग लगाएगा। तो इसका काम होगा कि जो लोग कुछ आ नहीं रहा है उनको अटॉर्नी जनरल महोदय जाएंगे, बताएंगे कि नहीं ऐसा करना चाहिए। तो इनका प्रमुख कार्य होता है सलाह देना। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ये वकील होता है, इसका काम होता है सलाह देना। और जितने मुकदमे दर्ज होते हैं सरकार के खिलाफ, तो सरकार के लिए मुकदमों को लड़ना किसका काम होता है, अटॉर्नी जनरल का। क्योंकि अगर हार गए, अगर एक मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ा तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ेगा। क्योंकि भाई भारतीय व्यवस्था में कहा गया है कि एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। मतलब एक मंत्री कोई घोटाला किया, एक फंस गया, पूरा मंत्रिपरिषद गया, खत्म। समझ गए ना, इसीलिए इनको बचाना बहुत जरूरी रहता है। जरूरी है कि नहीं भाई, एक गया तो सब चले जाएंगे, इससे अच्छा है कि इनको बचाया जाए। और बचाने के लिए बहुत बड़ा वकील चाहिए कि नहीं, तो इसे कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। वैसा नहीं कि केवल एक ही अटॉर्नी जनरल होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। अटॉर्नी जनरल एक होता है सोलिसिटर अटॉर्नी जनरल, एक होता है एडिशनल सोलिसिटर अटॉर्नी जनरल। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा जो होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल। ये कहीं पर भी मुकदमा लड़ सकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक पहुँचते ही नहीं फिलहाल, कहीं पर भी जा सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट से नीचे कहीं पर भी जा सकते हैं। सोलिसिटर जनरल कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकते हैं, हाई कोर्ट प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और एडिशनल सोलिसिटर जनरल ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ते हैं। तो ये 3 तरीके के अटॉर्नी जनरल होते हैं। अटॉर्नी जनरल जो सबसे बड़ा होता है, और इनकी सहायता के लिए असिस्ट करने के लिए जो छोटा वाला होता है उसे कहते हैं सोलिसिटर अटॉर्नी जनरल और एडिशनल सोलिसिटर अटॉर्नी जनरल। तो 3 जगह पर होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सलाह देना। जैसे मान लीजिए संसद का सत्र चल रहा है और ये सदन की कार्यवाही में बैठ सकते हैं, समझे ना। सदन की कार्यवाही अगर हो रही है, भाई दिमागदार आदमी की जरूरत है ना, तो सदन की कार्यवाही में बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं। भाई कार्यवाही में भाग लेंगे तभी इतना कार्यवाही में आएंगे। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, अब आप लोग इतना जान लो, केंद्र सरकार में जितनी भी नियुक्तियां की जाती है केवल राष्ट्रपति को छोड़कर, भाई राष्ट्रपति तो उसको सीजीआई नियुक्त करेगा। बाकी जितनी नियुक्तियां होती हैं सारी की सारी नियुक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाएगी। और इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत चलते हैं, प्रसाद पर्यंत, ठीक है। इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, 65 वर्ष 6 साल ये सब वाला मामला नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत चलते रहते हैं। क्योंकि इनके घर के आदमी हैं, वेतन भोगी नहीं होते हैं, अवैतनिक होते हैं, अवैतनिक भत्ता तो दिया जाए। इनको बेचारे को पैसा नहीं दिया जाता है। अब पैसा नहीं दिया जाता तो पैसा थोड़ी ना, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं पाते, बहुत पैसा पाते हैं। अगर एक मंत्री का लड़ लिए केस तो जान लो 20-25 लाख तो एक के बार में आ जाएगा कि नहीं। भाई मंत्री हारने ना पाए, कितना भी रुपया खर्चा कर सकता है। तो ये अपना एक्सपीरियंस के द्वारा पैसा लेते रहते हैं, इन्हें वेतन के रूप में नहीं रखा गया। जैसे एक फिक्स वेतन दिया जाता है ना, तो फिक्स वेतन नहीं है, जो जैसा लाभ हो जाएगा उसी के हिसाब से इनको मिलता रहेगा। कभी 20 लाख 25 लाख 40 लाख कुछ भी मिल सकता है, समझ गए ना। अच्छा, ये इतने पावरफुल हैं अटॉर्नी जनरल, इतने पावरफुल हैं कि इनकी जो योग्यता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। इनकी योग्यता किसके बराबर होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। सोचो अगर ये मुकदमा लड़ने जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच गए तो उसको तो एकदम जान लो, कहेंगे एक्सपीरियंस से अपने बोलेंगे कि तुम जितना यहाँ पर वकालत कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर।
योग्यता लिए हुए हैं, तो भाई ये कोई भी मुकदमा हारते नहीं। केंद्र सरकार का बहुत रेयर केसेस में होता है कि कोई मुकदमा हारे, लेकिन ऐसे मुकदमा नहीं आते। दूसरी चीज़, ये केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं। अब केंद्र के लिए इन्हें बुलाया ही गया है कि केंद्र के लिए लड़ो, तो केंद्र के खिलाफ थोड़ी ना लड़ सकते हैं, तो ये केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ेंगे। समझ गए ना? अगर मान लीजिए वोटिंग हो रही है तो वोटिंग में ये भाग नहीं ले सकते। वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये संसद के कोई सदस्य नहीं है जो भाग लेंगे। तो अटॉर्नी जनरल हर चीज़ों में भाग ले सकता है, जैसे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, और कोई सहायता देनी है वहाँ पर भाग ले लेगा, मंत्री लोग बुला रहे हैं वहाँ पर चला जाएगा। लेकिन अगर वोटिंग हो रही है तो वोटिंग, सोचो मंत्री लोग जब अपने अपने सदन में जाके वोटिंग करते हैं, ये तो यहाँ के मेंबर ही नहीं है, तो ये वोटिंग कर सकते हैं? वोटिंग नहीं कर सकते हैं सदन की कार्यवाही में, लेकिन भाग ले सकते हैं। बात वही हुई कि किसी की शादी करा दो और कह दो दुल्हन 4 दिन बाद मिलेगी। समझ गए ना? तो इनसे सारा काम करा लिया जाता है, लेकिन वोटिंग के मामले में इनसे पूछा ही नहीं जाता। पूजा खूब सुने लेकिन प्रसाद नहीं मिला। समझ गए कि नहीं? समझ गए ना अटॉर्नी जनरल के बारे में? अटॉर्नी जनरल कौन होता है? बस इतना याद रखना कि अटॉर्नी जनरल जो होता है ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। इसका प्रमुख काम होता है सहायता करना, सलाह देना। क्या हुआ? सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल, और ये है एडिशनल सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल। एडिशनल मतलब सहायता करने वाला, और सॉलिसिटर मतलब निम्न। अरे भाई, सबसे बड़ा अटॉर्नी जनरल होगा, उसके नीचे सॉलिसिटर, उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर। बस इतना याद करना है। समझे ना अटॉर्नी जनरल के बारे में? ये है आर्टिकल नंबर 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाँ बताओ, एक और क्वेश्चन, वर्तमान समय में अटॉर्नी जनरल कौन है? अभी अटॉर्नी जनरल कौन है? एम वेंकटरमणी। हाँ, ऐसे नमो नहीं आता यार। के वेणुगोपाल वो पहले थे, अभी नहीं है। नमो नहीं आता। वर्तमान समय में है एम वेंकटरमणी। क्या है? एम वेंकट। एजी। समझ गया ना? एजी का मतलब अटॉर्नी जनरल, भारत का महान न्यायवादी, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील। समझ गया ना इसके बारे में? इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री। इनका काम है संसद में सलाह देना, संसद की कार्यवाही में बैठना, सदन में जाके भाग लेना, लेकिन इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता। ये कहाँ चुनाव लड़ते हैं? नहीं, मतलब इससे वोटिंग नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये तो लिखे हैं वोटिंग नहीं कर सकते, वोटिंग में भाग नहीं लेते, लंबे लिखे हैं। चुनाव, ये कहाँ चुनाव लड़ेगी? बताओ, कोई एडवोकेट चुनाव थोड़ी ना लड़ता है। ये चुनाव में भाग मतलब वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। समझ गए ना? नोट करो। अगला देखिए आर्टिकल नंबर 77। इसमें कहा गया है कि केंद्र का सारा कार्य राष्ट्रपति के नाम, से होगा। ठीक है? आर्टिकल नंबर 77 में कहा गया है कि करेंगे धरेंगे प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, लेकिन नाम किसका होगा? राष्ट्रपति का। जितना भी काम करना होता है देश में, वो करने का काम जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं, उनकी मंत्री परिषद करती है, लेकिन नाम किसका लगता है? जैसे आप जाओ बचपन में किए होंगे कि किसी का सामान चुरा लो, और सामान चुराने के बाद किसी का नाम लगा दो। वही व्यवस्था है कि
किया धराया किसका? प्रधानमंत्री का। और नाम किसका लग गया? राष्ट्रपति का। तो केंद्र सरकार में जितना भी काम किया जाएगा वो सारा का सारा किसके नाम से किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। ठीक है। और ये वाला 78 इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखो इधर, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को पीएम सलाह देंगे। क्या करेंगे? सलाह देंगे। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह देंगे। समझे कि नहीं? आर्टिकल नंबर 78, ये बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 78, राष्ट्रपति को पीएम महोदय क्या करेंगे? सलाह देंगे। और ये तो भाई आर्टिकल 74 में कहा ही गया था कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रियों की सलाह पर काम करेंगे। और यहाँ पर उल्टी बात कर दी गई है कि प्रधानमंत्री इनको सलाह देंगे। ये इनसे सलाह मांगेंगे तो उनको सलाह देंगे ही, है कि नहीं? तो ये कोई फिलहाल आर्टिकल है नहीं, लेकिन ये पूछ लिया गया था इसलिए स्टार बना दिए। 78, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह देंगे। समझ गए कि नहीं? तो आपको आर्टिकल नंबर 70 तक पढ़ा दिया, 78 तक। इसके बाद आएगा आपका 79, 80, 81। और इसके लिए आपको एक नाम याद रखना है, सरला। 79, 80 और 81 सरला। तो सा से हो जाएगा संसद, रा से हो जाएगा राज्यसभा और ला से हो जाएगा लोकसभा। इसके बारे में पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे। समझ गए ना? इसको याद कर आर्टिकल नंबर 81 तक पूरा याद कर लीजिएगा। एक एक आर्टिकल सुनाते ही नहीं हो आप लोग। अरे हाँ कर दीजिए, बता रहे हैं। चलो पूछ लेते हैं फिर इसी बात पे। पूछें कहीं से भी, आर्टिकल नंबर 81 तक कहीं से भी पूछते। बताओ आर्टिकल नंबर 48 में क्या है? दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। बताइए। आर्टिकल नंबर 17 में क्या है? आर्टिकल नंबर 38 में क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। ओके। बताओ आर्टिकल नंबर 51 का के 4 में क्या है? आह्वान किए जाने पर देश की सेवा। बताइए आर्टिकल नंबर 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति संधि समझौते। बताइए आर्टिकल नंबर 62 में क्या है? पदरिक्ति। ओके। आर्टिकल नंबर 67 में क्या है? 6-7 बताइए। कार्यकाल किसका कार्यकाल? उपराष्ट्रपति। बताए थे ना, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, 5 होता है। समझ गए ना? 6-7 नहीं होता है उपराष्ट्रपति। बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस आर्टिकल में है? 55 में है। 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। बताइए राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में है? मतलब इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? 54 में है। ओके। बताइए आर्टिकल नंबर 41 में क्या है? अच्छा बताओ 19 के 4 में क्या है? अब आर्टिकल नहीं पूछेंगे, हम बताएंगे आपको आर्टिकल बताएंगे। ठीक है। बताइए निजता व गोपनीयता का अधिकार 21 में। शिक्षा का मूल अधिकार, शिक्षा का मूल अधिकार, केवल शिक्षा का अधिकार 45 में। सही बता रहे थे, लेकिन मूल अधिकार 21 का में। ओके। बताइए प्रसूति सहायता 42 में। ओके। बताइए उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा किस आर्टिकल में है? 64 पक्का? गलत। 65 में। 63 में है उपराष्ट्रपति का पद, 64 में है सभापति, 65 में है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। 65 ही तो बताए थे ना? कोई गलत कर रहा है। चलिए अगला बताइए आर्टिकल नंबर 77 में क्या है?
मिटा दो। चलो बताओ। अच्छा ठीक है, हम आर्टिकल पूछेंगे, आर्टिकल नहीं हम बताएंगे, आपको आर्टिकल बताना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट 71 में है। ओके, बताइए। कानून की नजर में सब लोग समान होंगे। 14 में विधि के समक्ष समानता। बताइए। गिरफ्तारी से संरक्षण 22 बताए थे ना, दो तरीके से गिरफ्तारी होती है, तो 22। बताइए। 2 सिद्धि। बताइए। एक अपराध के लिए एक सजा 20 में ही है। 20 में 3 बातें हैं ना। बताइए। विदेश में रहने वालों की नागरिकता 8 पक्का। बताइए। मूल अधिकार संबंधित कानून संसद बनाएगा। 11 में है। मूल अधिकार संबंधी कानून संसद बनाएगा, किसमें है? 35 में। इतना कहाँ तक के बोले, 35 में ही तो है। बताओ। नागरिकता संबंधी कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। 11। बताइए। सब आपको याद हो गया क्या? ओके, बताइए। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता 25। ओके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। बताइए। मूल अधिकारों को सीमित करना 33। बताए थे ना, 3 को 3 में सीमित कर दिया जाए, 3 को 3 में सीमित। बताइए। मार्शल लॉ 34 में। अब एक आर्टिकल और बता दो। आर्टिकल नंबर 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। बस अब आप लोग काफी याद कर लिए।